बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। कौमी असम्बली में बजट 2024-25 मंजूर हो चुका है, लेकिन इसमें पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं है। हर चीज की कीमत बढ़ा दी गई है। आप ये समझ लें कि पाकिस्तानी अवाम को तुन के रख दिया गया है। लेकिन अगर इसमें कोई अच्छी खबर है तो वो अराकीन पार्लियामेंट के लिए है, क्योंकि उनकी इमारात में इजाफा कर दिया गया है। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की थी, उसकी मनसूखी के लिए अब नैब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। वहां पर जमानत की मनसूखी के लिए दरखास्त दायर कर दी गई है। इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, उनकी आपस में लड़ाइयां खत्म नहीं होती। उनकी लड़ाइयों की वजह से, उनकी चपकलश की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफी सारा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और मैं समझता हूं कि जो लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त मौजूद है, वो शायद ना तो पार्टी के साथ मुखलस है और शायद वो ना वो इमरान खान के साथ मुखलस है। अगर वो इमरान खान के साथ मुखलस हों तो मेरा ख्याल है कि उनको इस हवाले से कोई ना कोई प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, कोई एहतजाज की कॉल देनी चाहिए। कम से कम उनको प्रॉपर तरीके से एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बस हर बंदा अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में बैठा हुआ है, और पार्टी के लिए या इमरान खान की रिहाई के लिए कोई भी प्रैक्टिकली काम नहीं किया जा रहा। चलें, बहरहाल सबसे पहली बात तो ये थी कि उमर अयूब साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद करते हुए इस्तीफा मंजूर न करने की करारदाद पेश कर दी है। करारदाद में यह कहा गया है कि उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में पार्टी मामलात को चलाया। लेकिन जब उमर अयूब साहब का इस्तीफा आया तो इस पर शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह बड़ी जबरदस्त बात है, खुशाइन बात है। और इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत ने शिबली फराज से पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायद हिजब इख्तलाफ दोनों ओहदों से मुस्तफी होने का मुतालबा कर दिया। इस पर शिबली फराज ने शेर अफजल मरवत के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जिनकी अहमियत नहीं उनकी बात का जवाब नहीं देता हूं। बहरहाल मैं समझता हूं कि इस वक्त जो भी लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उनको चाहिए कि अपने जो अंदरूनी मामलात हैं, उनकी जो आपस की चपकलश है, लड़ाई झगड़ा है, उसको खत्म करें और सिर्फ एक काज के ऊपर फोकस करें कि इस वक्त इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है, उसकी रिहाई के लिए प्लान करें, प्रोग्राम करें, पॉलिसी बनाएं और जो भी मुमकिन हो सके उनको वो करना चाहिए। ये आपस में किसी को पार्टी में रहना चाहिए, किसको पार्टी में नहीं रहना चाहिए, किसको जिस तरह शेर अफजल मरवत को निकाल दिया, फिर उमर अयूब ने रिजाइन कर दिया। आए दिन इनके मामला आपस में लड़ाई झगड़े के चलते रहते हैं। बहरहाल इनको आपस की लड़ाइयों को छोड़ते हुए सिर्फ फोकस करना चाहिए कि इमरान खान को जेल से रिहा किस तरह से करवाना है। अच्छा जी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफा कमाल और फैसल वोडा की गैर मशरूत माफी को कबूल कर लिया है। आपको पता है कि फैसल वोडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदलिया के खिलाफ बहुत सारी बातें की थी। इस पर आज कुछ नोटिस लिया गया, मुस्तफा कमाल को भी तलब कर लिया गया, फैसल वोडा को भी तलब कर लिया गया। खैर, मुस्तफा कमाल साहब तो थोड़े से सियाने बंदे निकले, उन्होंने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से माफी मांग ली। लेकिन जब मामला फैसल वोडा की तरफ आया तो उन्होंने कहा कि जी मैं अदलिया की इज्जत करता हूं, मैंने तो अदलिया के खिलाफ कोई ऐसी बात ही नहीं की, मैं माफी क्यों मांगू, मैं तो माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन जब थोड़ा सा उनको टाइट किया गया तो उनको ये लगा कि शायद मेरी सीट खतरे में पड़ सकती है, शायद तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है। तो बहरहाल वट एवर जो भी मामला हुए, मैं समझता हूँ ये ठीक हो गया। अब फैसल वोडा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गैर मशरूत तौर पर माफी मांगते हुए ये कहा कि मैं अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूं और मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है उसको फारग कर दिया जाए, उसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तफा कमाल और फैसल वोडा की गैर मशरूत माफी को कबूल करते हुए दोनों अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया है। अच्छा जी, अब बात करेंगे कि नैब ने इमरान खान की जो 190 मिलियन पाउंड में जमानत मंजूर हुई थी, उसकी मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है और वहां पे उनकी मनसूखी की एक एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या नैब ने जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन जमा करवाई है उससे क्या नैब को कुछ फायदा होगा, उसकी दरखास्त क्या मंजूर हो जाएगी, क्या इमरान खान की जमानत जो मंजूर हो चुकी है वो खारिज हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जब कानून है, जब अदालत एक दफा किसी भी मुलजम की जमानत मंजूर कर लेती है तो फिर अदालत उस जमानत को मनसूख नहीं करती। सिर्फ एक ही ऐसी बात होती है कि कोई ऐसी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो जाए, कोई ऐसी नई ग्राउंड अदालत के सामने आ जाए कि अदालत को मजबूरन जमानत को खारिज करना पड़े। लेकिन आम तौर पर इस तरह नहीं होता। जब एक दफा जमानत मंजूर कर ली जाती है तो फिर 99.99 ऐसा होता है कि जमानत मनसूख नहीं की जाती। अब नैब ने चले जो भी कुछ किया है, वो समझते हैं कि शायद
अदालत को अप्रोच कर लेंगे या शायद इमरान खान को अंडर प्रेशर कर लेंगे या कोई भी ऐसा तरीकाकार इख्तियार कर लेंगे कि शायद इमरान खान की जमानत मनसूख हो जाए, लेकिन नैब को इसमें मुंह की खानी पड़ेगी। नैब ने जो दरखास्त जमा करवाई है वो उनकी दरखास्त खारिज हो जाएगी, क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ बेल के हवाले से यानी जमानत की मनसूखी के हवाले से कानून बड़ा क्लियर है कि अगर एक दफा मुलजम की जमानत मंजूर हो जाती है तो बाद में वो अगर क्राइम को रिपीट करता है तो उसकी जमानत खारिज की जा सकती है, या अगर वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज होता है या कि गवाहान के ऊपर असरअंदाज होता है या उसके भागने का कोई अमकान होता है, इस तरह की कोई सूरत हाल बन जाए तो फिर उसकी जमानत मनसूख हो सकती है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान तो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, वो ये तो ये हो ना कि वो जेल से बाहर है, वो क्राइम को रिपीट कर सकता है, कोई नया जुर्म कर सकता है, उसके भागने का कोई चांस हो सकता है, या वो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, या वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इमरान खान तो जेल के अंदर मौजूद है, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो लिहाजा जो कैंसिलेशन ऑफ बेल की ग्राउंड्स हैं वो यहां मेड आउट नहीं होती, नहीं बनती। और नैब ने जो इमरान खान की जमानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी है, उनकी वो एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी। अच्छा, ये बात करेंगे कि कौमी असम्बली में आज बजट के ऊपर तकरीर भी हुई, इसके ऊपर वोटिंग भी हुई और अल्टीमेटली बजट 2024-25 जो है वो 18,877 अरब का बजट मंजूर कर लिया गया है। लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बजट का ये मकसद होता है कि आप आवाम के लिए कोई सहूलत पैदा करें, उनको कोई रिलीफ दें, उनको महंगाई के चुंगल से बाहर निकालें, उनको कोई फायदा दें। लेकिन बजट आप पेश करते हैं अवाम को जलील करने के लिए, अवाम को मजीद डिप्रेशन में भेजने के लिए, अवाम की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए। लेकिन चलें, इस बजट का अवाम को तो कोई फायदा नहीं हुआ और ना ही कभी आज तक इस तरह हुआ है कि जो बजट पेश किया गया हो उसमें अवाम का फायदा हो। हमेशा से हम जब से होश संभाली है यही सुनते आ रहे हैं कि जी अवाम दोस्त बजट पेश कर दिया गया, जबकि उसमें अवाम दोस्ती वाली कोई ऐसी बात नहीं होती। और अपोजिशन ने हमेशा ये कहा कि हम वॉकआउट करते हैं, हम मुखालफत करते हैं, ये अवाम दुश्मन है, ये हमेशा से यही बात सुनते आ रहे हैं। बहरहाल ये जो बजट पेश किया गया है वो किसी सूरत भी अवाम दोस्त नहीं है, वो अवाम दुश्मन ही नहीं, अवाम का बदतरीन दुश्मन है। हर चीज की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इसमें अवाम के लिए समझ लें कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और सबसे अच्छी बात अगर इस बजट के अंदर है तो वो सिर्फ अराकीन पार्लियामेंट के लिए है। अवाम को तो जलील कर दिया, हर चीज की कीमत बढ़ा दी, अवाम को तुन के रख दिया, लेकिन अगर सहूलत दी गई है तो सिर्फ अराकीन पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि उनकी मरात में इजाफा कर दिया गया है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जो एक आम बंदा है, एक गरीब आदमी है जो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, बिजली की कीमतें जिस तरह से बढ़ा दी गई हैं, आम जो यूटिलिटीज हैं, खाने पीने की चीजें हैं, इस्तेमाल की चीजें हैं, उसमें उसको रिलीफ देना चाहिए। लेकिन उन तमाम चीजों के अंदर आम लोगों को रिलीफ नहीं दिया गया। लेकिन जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, जो बड़े बड़े कारखानों के मालिक हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अरबों खरबों रुपए लूट के रखे हुए हैं, जिनकी पाकिस्तान से बाहर जायदादें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां और कोठियां उनके पास हैं, उनकी मरात में इजाफा कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और बदनसीबी क्या हो सकती है, इससे बड़ी हमाकत और वाहियाती और क्या हो सकती है कि जिन लोगों को मरात देनी चाहिए थी, जिनका फायदा करना चाहिए था, उनका तो फायदा आपने किया कोई नहीं, और जिनको पैसों का मसला कोई नहीं है, जिनके पास पहले ही बहुत पैसा है या उन्होंने पाकिस्तान को पहले बहुत सारा नुकसान पहुंचाया हुआ है, पैसे पहले ही पाकिस्तान को बहुत सारा लूटा हुआ है, उनकी मरात में इजाफा कर दिया गया है। बहरहाल इसकी तफसील इस तरह से है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान बजट 2024-25 की शिकवार मंजूरी दे दी गई। जुमे को कौमी असम्बली के इजलास के दौरान बजट की मंजूरी से मुतल्लक तहरीक वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पेश की, जिस पर स्पीकर ने वोटिंग की हदायत जारी की। इसके बाद बजट की शिकवार मंजूरी दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत में लीवी में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल पर लीवी 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी गई, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर 50 रुपए फी लीटर लीवी आयद हो गई। इस तरह बैनुल कौमी फजाई सफर के लिए टिकटों पर टैक्सों की शरह में इजाफे की शिक भी मंजूर की गई। कौमी असम्बली ने अराकीन की तनख्वाहों और अमारात से मुतल्लिक तरमीम कसरत राय से मंजूर की गई है। अराकीन असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपए किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया है, जबकि अराकीन पार्लियामेंट के बाद जाने वाले सालाना फजाई टिकट से इस्तेमाल न होने पर मनसूख करने की बजाय अगले साल काबिल इस्तेमाल होंगे। इसके साथ सालाना ट्रैवलिंग वाउचर की तादाद को 25 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। अजलास से खिताब करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि इस वक्त करंट अकाउंट खसारा नीचे आ चुका है और मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि महंगाई की शरह 38% से कम होकर 18% पर आ गई है। उनकी तकरीर के दौरान JUI और PTI अराकीन के बजट के खिलाफ नारे लगाए। स्पीकर कौमी असम्बली की जन्म से वोटिंग की हदायत के बावजूद भी अपोजिशन अराकीन ने एहतजाज का सिलसिला जारी रखा।
अजलास के दौरान जेयूआई की रुकन आलिया कामरान ने बजट की मुखालफत करते हुए कहा कि यह IMF के कहने पर तैयार किया गया है और अवाम पर बहुत बोझ डाला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन अली मोहम्मद खान बजट को फॉर्म 47 का बजट करार देते हुए मुस्तरद करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि यह गरीब कश बजट है और पहली बार आटे पर 18% टैक्स आयद किया गया है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हुकूमत ने 142 तरक्याती मंसूबों में से सिर्फ 11 खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखे हैं। उनके मुताबिक पीटीआई को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वहां के अवाम ने पीटीआई को वोट दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि यह बजट पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है। उनके मुताबिक यह बजट हार्टमैन ने बनाया है। उनका कहना था कि वजीर आजम ने खुद एतराफ किया कि यह IMF के साथ मिलकर बनाया गया है। तो ये जनाब सूरत हाल थी। बजट मंजूर हो गया 18,877 अरब रुपए का, लेकिन इसमें पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई सहूलत नहीं। अगर फायदा और सहूलत है तो वो सिर्फ और सिर्फ अराकीन पार्लियामेंट के लिए है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।